सर्दियां, बारिश, लालटेन और चरखा। जरा सी तेज हवा चली नहीं और लाइट चली गई। सर्दियों में आंधी या बारिश के साथ ही सबसे पहली आवाज ये आती, लालटेन का तेल देखो। अगर नहीं तो भागकर नुक्कड़ वाली दुकान से 8 आने का तेल डलवा लाओ। बांस की पुरानी छड़ी के साथ चलने वाले बाबे मोची ने घर वाले कुनस्तर में मट्टी का तेल रखा होता। सर्दियों में लालटेन में तेल डलवाता और दोबारा घर की तरफ दौड़ लगा देता। हम 3 भाई और एक बहन एक कमरे में सोते थे। अक्सर इस बात पर झगड़ा होता कि लालटेन किसके करीब रखी जाएगी, क्योंकि सभी स्कूल जाते थे और किसी ना किसी को अपना होमवर्क करना होता था। आज के मकानों में जो एक चीज तब्दील हो गई है वो शेल्फें हैं। पहले हर कमरे में छत से जरा नीचे एक बड़ी शेल्फ होती थी जिस पर अक्सर जहेज में लाए जाने वाली पीतल के बड़े बड़े बर्तन, परातें, गिलास और छन्ने वगैरह रखे जाते। उस शेल्फ पर कोई भी चीज रखने या उतारने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल होती थी, लेकिन एक छोटी सी शेल्फ नीचे होती थी जहां पर कोई डेकोरेशन पीस या फ्रेम में लगी तस्वीरें रखी जाती थीं। हमारी लालटेन इसी छोटी शेल्फ पर रखी जाती ताकि रोशनी सारे कमरे में जाए। मैं कभी कभार लालटेन का फीता ज्यादा ऊपर कर देता तो फौरन अम्मी जी की आवाज आती, नीचे करो वरना लालटेन का शीशा धुएं से काला हो जाएगा। कभी कभार रात गए लालटेन का फीता खत्म हो जाता और हम फौरन किसी प्याली या चराग में सरसों का तेल डालते, खुद ही रुई का एक फीता बनाते और लालटेन का मुतबादल कर लेते। लेकिन उसमें मसला यह था कि स्याह धुएं के निशानात दीवार पर लग जाते और ये निशान तब तक रहते जब तक दोबारा चूने से तैयार होने वाला रंग उस पर फेर ना दिया जाता। ईद वगैरह पर चूने में नील डालकर दीवारों पर रंग किया जाता। इसी तरह पीतल के बर्तनों को भी खास त्योहारों की मुनासबत से नए सिरे से पॉलिश किया जाता था। मैं अक्सर अपनी तख्ती सोने से पहले लिखता था। बाजी हमेशा इस वजह से डांटती कि यह बदतमीज अपना स्कूल का काम सुबह के वक्त क्यों नहीं करता। मैं बड़ी बाजी के हर रोज के एहतजाज के बावजूद लालटेन नीचे जमीन पर रखता, थैलेनुमा बस्ते में से कलम और दवात निकालता और लकड़ी से बनी तख्ती पर सबक लिखना शुरू कर देता। उस वक्त यही कुल मता होती, कलम, स्याही, दवात, स्लेट और सिक्का वगैरह। मैं तख्ती पर लाइनें लगाने के लिए सिक्का हमेशा किसी रेडियो की बैटरी तोड़कर निकाला करता। उस वक्त मोमबत्तियां भी थीं, लेकिन मिट्टी का तेल सस्ता होने की वजह से हम लालटेन और दिया ही इस्तेमाल करते। कभी कभार हम मोमबत्ती भी ले आते। जिस दिन भी बारिश तेज या मुसलसल होती, छत से पानी टपकना शुरू हो जाता। जहां जहां से पानी टपकता हम बहन भाई उसके नीचे बर्तन, बाल्टी या परात वगैरह रखते ताकि पानी उसमें जमा हो जाए। मैं रजाई से मुंह निकाल कर यह अंदाज़ा लगाता रहता कि छत से टपकने वाला अगला कतरा किस बर्तन में गिरेगा। लालटेन की मध्यम रोशनी, तेज हवा की सरसराहट, लहाफ के अंदर खुद को गर्म रखने की कोशिश, बारिश की रिमझिम, कच्ची छत पर गिरती और रक्स करती बारिश की बूंदों की आवाज, बादलों की घनगरज और छत से टपकते कतरे एक जादुई माहौल पैदा कर देते। लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं ऑटो हीटेड कमरों, नरम गदाज सोफों और जर्मन मेड रजाइयों के होते हुए भी इनकी चाहत करूंगा। वो कागज की याद करूंगा, वो बारिश का पानी याद करूंगा। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा था और डर भी मुझे सबसे ज्यादा लगता था। भाई बहन भी मेरी इस आदत से तंग थे। कमरे के बाहर खुला सहन था और उसके बाद टॉयलेट्स आते हैं। सर्दियों में मैं अकेला वहां तक जाने से डरता था और जब तक कोई लालटेन पकड़कर दरवाजे तक साथ नहीं जाता था मैं जिद लगाकर बैठा रहता था। हमारे घर रुई हमेशा उस वजह से रहती कि नाना जी ने आटा पीसने की मशीन के साथ साथ रुई धनने की मशीन भी लगा रखी थी। उनके घर रजाइयां भरवाने वालों का हमेशा तांता बंधा रहता और अम्मी भी दिन के वक्त उधर ही रहती
और किराए के तौर पर ली जाने वाली रुई में से कुछ घर ले आती। हम छोटे छोटे थे तो नाना जी के घर अम्मी जी सूत खुद काटती थी। मैं भी एक बारीक छतरी काने की मदद से रुई की पूनियां बनाकर उन्हें देता रहता और वो उसे चरखे के कतले पर चढ़ाकर उससे धागा बनाती। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा चरखा चलाने में आता क्योंकि वो टायर की तरह घूमता जाता और एक सीटी की तरह मखसूस आवाज़ पैदा होती। जर्मनी की यह बस्ता रातों में जब भी कभी रात को मूसलाधार बारिश होती है या तेज़ हवा मखसूस आवाज़ें पैदा करती है तो मुझे बेसाख्ता अपना माजी, टपकती हुई छत, लालटेन, दिया, तख्ती, अम्मी जी का चरखा और कोहे काफ की कहानियाँ याद आना शुरू हो जाती हैं। मुझे पहली जमात का वो कायदा याद आ जाता है जिसकी सबसे मशहूर नज़म बुलबुल का बच्चा थी। अब मुझे लगता है कि वो बुलबुल का बच्चा मैं ही था जो खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, एक दिन उड़ाया और वापस न आया।